राजस्थान में 11 घंटे बाद वोटिंग होने वाली है और मुझे इससे ठीक पहले जो खबर मिली है वो बहुत बड़ी है। मैं तो सुनकर हैरान रह गया। खबर भी कुछ ऐसी ही है। मुझे पता चला कि राजस्थान में चुनावी जीत के लिए कांग्रेस और बीजेपी पीले चावल का सहारा ले रही है। बताया जा रहा है कि चावल वोट परसेंट बढ़ाने वाले हैं। यह कैसे होगा यह भी समझ लीजिए। ये पीले चावल वोटर्स में बांटे जा रहे हैं। इसका वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें पार्टी के लोकल लीडर्स लगातार लगे हुए हैं। चावल के ये दाने लोकल वोटर्स में तो बांटे ही जा रहे हैं। इसके अलावा दूसरे राज्यों और दूसरे देशों में रहने वाले प्रवासी वोटर्स को भी भेजे जा रहे हैं। ये न्योते यानी निमंत्रण का प्रतीक होते हैं, जिसके जरिए पार्टियां वोटर्स को बूथ तक बुलाने का प्रयास कर रही हैं। यह काम बीजेपी और कांग्रेस दोनों कर रही हैं और ये तस्वीरें भी बड़ी दिलचस्प हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं। तो पहला सवाल यह कि आखिर कांग्रेस और बीजेपी प्रवासी वोटर्स पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? दूसरा सवाल, क्या प्रवासी वोटर्स राजस्थान के चुनाव में बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं? तीसरा सवाल, प्रवासी वोटर्स का वोट परसेंट कितना है? अगर राजस्थान में वोटिंग परसेंट बढ़ा तो किसे नफा और नुकसान होगा? ये तमाम सवाल हैं। राजस्थान में आंकड़ों के खेल में सरकार कभी बीच में गिरी हो ऐसा आज तक नहीं हुआ, लेकिन वोट परसेंट घटने बढ़ने का सरकारों के रहने और जाने पर सीधा असर पड़ता रहा है। और इस बार पीले चावल के रूप में जो न्योता भेजा गया है वोट परसेंट बढ़ाने को, वो भी बड़ी भूमिका निभा सकता है। हालांकि वोट परसेंटेज को लेकर एक बड़ा दिलचस्प ट्रैक है। पिछले 2 दशक में वोटिंग परसेंट जब भी बढ़ा, बीजेपी ने राजस्थान में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए, लेकिन जब जब वोटिंग परसेंटेज घटा बीजेपी की सत्ता चली गई। इसी आंकड़े के जरिए आपको दिखाते हैं। देखिए, राजस्थान में 2003 के चुनाव में 67.18% वोट पड़े। यह पिछले चुनाव से 3.79% ज्यादा था। बीजेपी ने 120 सीट जीतकर बहुमत की सरकार बनाई। 2008 के इलेक्शन में कुल 66.25% वोट पड़े। यह पिछले चुनाव के मुकाबले 1% से भी कम था। बीजेपी की सरकार चली गई और कांग्रेस सत्ता में आ गई। 2013 के चुनाव में 75.04% वोट पड़े। यह पिछले चुनाव से 8.79% ज्यादा थे। बीजेपी ने 163 सीट जीतकर सरकार बना ली। 2018 के इलेक्शन में वोट परसेंटेज 74.06% रहा। यह पिछले चुनाव के मुकाबले 1% से भी कम था। बीजेपी 73 सीटों पर सिमट गई और सत्ता कांग्रेस को मिल गई। मतलब यह कि जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ा तो सत्ता बीजेपी को मिली। पिछले 20 साल से यही हो रहा है। 20 साल, गौर कीजिएगा। बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा और इसका फायदा उसे इस बार भी वैसे ही मिलेगा जैसा पहले मिलता रहा है। पार्टी इस पर खुलकर कुछ बोले ना बोले, लेकिन आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं। और इनसाइडर से जब मेरी बात हुई उससे समझ में आ गया कि वो इस ट्रेंड पर भरोसा जरूर कर रही है। इसलिए पार्टी ने ग्राउंड लेवल पर ताकत लगा दी। बीजेपी के बड़े चेहरों का काम भले ही प्रचार थमने के बाद खत्म हो गया हो, लेकिन पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं का काम जारी है। पार्टी के काम को ग्राउंड वर्कर्स आगे बढ़ा रहे हैं। वोटर्स को घर से कैसे निकाला जाए, उन्हें बूथ तक कैसे लाया जाए और पार्टी के फेवर में वोट कैसे गिरवाना है, ग्राउंड वर्कर्स को यह सब सिखा दिया गया है बाकायदा सिस्टमैटिक तरीके से। राजस्थान में बीजेपी की पोल स्ट्रेटजी क्या है, वोटिंग के दिन ग्राउंड लेवल पर उसके कार्यकर्ता कैसे काम करेंगे, यह समझने के लिए हमने पार्टी के कई नेताओं से बात की। उनसे बातचीत में एक नाम सामने आया। वो नाम था पंच परमेश्वर का। सवाल यह है कि चुनाव में पंच परमेश्वर क्या करते हैं? यह बात हमने पार्टी के ही एक नेता से पूछी। पंच परमेश्वर करके ऐसे कार्यकर्ताओं को हमने पहले से लिस्टेड किया है। लिस्टेड करके वो पूरा अपने अपने पेज की चिंता करते हुए वोटर को निकालना, वोट डलाना, दिन भर का उसका प्रयास ये रहेगा कि पूरे दिन में ये जो 60 वोटर एक पेज के ऊपर हैं, इन सब के वोट डल जाए। ये हर पेज का पंच परमेश्वर अलग है और पेज प्रमुख है, उसकी पूरी चिंता हो। उसके ऊपर बूथ के ऊपर 21 लोगों की कमेटी है, बूथ अध्यक्ष है। बूथ जीता चुनाव जीता, ये अपने आप में इंडिकेट करता है कि हर व्यक्ति को केवल अपने बूथ की चिंता करनी है।
बीजेपी का प्रभाव शहरी इलाकों में ज्यादा है और इन इलाकों में वोटर्स को बूथ तक पहुंचाने के लिए पार्टी ने कार्यकर्ताओं को टारगेट दे दिया है। बीजेपी चाहती है कि शहरी इलाकों में वोटिंग परसेंटेज कम से कम 95% पहुंच जाए, ये लक्ष्य रखा है। पार्टी के ही नेता ने बताया कि इससे वोट परसेंटेज बढ़ेगा, जिसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। वैसे चुनावी जंग के आखिरी दौर में बाजी मारने को तैयार कांग्रेस भी है। कांग्रेस ने इसके लिए बाकायदा तैयारी की है। कांग्रेस की तैयारी को देखिए। कांग्रेस ग्रामीण इलाकों में ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करवाना चाहती है। हर पोलिंग बूथ के एजेंट को जयपुर के कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है। ईवीएम में गड़बड़ी हुई तो ये बूथ एजेंट कंट्रोल रूम को जानकारी देंगे। अशोक गहलोत जोधपुर में वोट डालने के बाद कंट्रोल रूम में रहेंगे। वोटरों को बूथ तक पहुंचाने में दिक्कत ना हो, इसके लिए संगठन भी एक्टिव है। तो कांग्रेस भी पूरी तरह से तैयार है वोटिंग के लिए। वोटिंग वाले दिन कांग्रेस क्या करने वाली है, इसकी स्ट्रैटेजी क्या है, यह समझने के लिए कांग्रेस के नेताओं से भी हमने बात की। उनकी बातों से यही लगा कि पार्टी गांव वाले इलाकों में ज्यादा वोटिंग के पक्ष में है। इसकी वजह भी है, दरअसल यहां कांग्रेस का बेस ठीक ठाक है, इसलिए उसका फोकस भी उन्हीं इलाकों पे है। ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा वोटिंग कांग्रेस को फायदा पहुंचा सकते हैं। कांग्रेस के रणनीतिकार भी इस बात को मानते हैं। चुनाव में मतदान होगा, अधिक से अधिक हमारे वोटर बूथ तक पहुंच सकें, इसके लिए हमने एक व्यापक प्रबंध किए हैं। काफ़ी लंबे समय से हमारे वार रूम में कनेक्ट सेंटर चल रहा है, जो सीधे जो हमारे मंडल स्तर के पदाधिकारी हैं, जिनके नीचे 20 बूथ करीब होते हैं, और जो हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, जो बूथ संभाल रहे हैं, बूथ का मैनेजमेंट संभालते हैं, बूथ के बाहर बैठते हैं, अंदर बैठते हैं, उन सबके वो टच में है। जयपुर से हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो वार रूम है, कनेक्ट सेंटर है, वहाँ से हमारे बैठे हुए पदाधिकारी उनसे बात करके, वार्तालाप करके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके कर रहे हैं। यह सच है कि पिछले 30 साल में जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, बीजेपी को फायदा पहुंचा, लेकिन वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की बात कांग्रेस भी कर रही है। क्या उसे इसका नुकसान नहीं होगा? कांग्रेस से सवाल का जवाब तो नहीं मिला, लेकिन हमारे संवाददाता मनीष शर्मा को कुछ ऐसे लोग जरूर मिल गए जो दूसरे देशों से सिर्फ वोट डालने के लिए राजस्थान पहुंचे हैं। प्रवासी प्रकोष्ठ के बैनर पे हमने लगभग हिंदुस्तान की सभी स्टेट का दौरा किया, और आज उसका परिणाम ये है कि हर स्टेट से जहाँ पर राजस्थानी प्रवासी भाई ज़्यादा रहते हैं, सब जगह से 15 से 20 लोगों की टीम पूरे राजस्थान में आई हुई है पिछले 10 दिन से। आपको आश्चर्य होगा, 1 लाख प्रवासी वोटर हमारे सिर्फ तमिलनाडु से आ रहे हैं। क्या देश के बाहर से भी कोई वोटर आ रहे हैं? देश के बाहर में मैं आपको बता दूं, लंदन से, यूके से बहुत लोग आए हुए हैं, दुबई से लोग आए हुए हैं। पाली है, सांचौर है, जालोर है, सिरोही है, बाड़मेर है, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, यहाँ पर मैक्सिमम प्रवासी भाई हमारे राजस्थान के बाहर रहते हैं। मैं खुद प्रवासी हूँ, मैं इसीलिए मैं 35 साल से बैंकॉक रह रहा हूँ, थाईलैंड। मैं, मेरा परिवार 8 जने हैं हम, जो कि हम बाहर रहते हैं। हम सारे लोग आए हैं। आपके साथ भी और लोग भी आए होंगे? ये हमारे साथ आए, ये इटली से आए हैं। ये इसीलिए इलेक्शन के लिए ही आए हैं सिर्फ। इनको आज शायद मेरे ख्याल से 20 साल से ऊपर हो गए इटली में रहते हुए। लोग आए इटली से? हम 4 जने आए हैं। आने का मकसद वैसे प्लान था या केवल चुनाव की वजह से? चुनाव की वजह से। राजू जी बताएं, पैसा ऐसा भी खर्च करते हैं क्या प्रवासी आप लोगों के प्रचार? बिल्कुल जरूर करते हैं, और आपको मालूम है जरूरत भी होती है हमारे कैंडिडेट को, तो जो भी जितना, हम कोई किसी को फोर्स नहीं करते हैं, सिर्फ हम रिक्वेस्ट करते हैं। और यही बीजेपी की रणनीति का हिस्सा भी है कि एक एक वोट को मोटिवेट किया जाए ताकि पार्टी के प्रत्याशी को इसका लाभ मिल पाए। राजस्थान के सीकर, चूरू और झुंझुनू के करीब 80,000 लोग खाड़ी के देशों में रहते हैं। हमें बताया गया कि इनमें से करीब 30% लोग वोट डालने पहुंच रहे हैं, लेकिन वोट कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। इसके अलावा ऐसे लोग भी कम नहीं हैं जो कामकाज के सिलसिले में राजस्थान से दूसरे राज्यों में गए हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों में ऐसे लोगों की अच्छी खासी तादाद है। बताया जा रहा है कि पीले चावल मिलने के बाद इनमें से करीब 50% लोग वोटिंग के लिए राजस्थान पहुंच चुके हैं। जो वोट नहीं पहुंचे हैं, नेता उनके लौटने की उम्मीद लगाए बैठे। राज्य में रैलियों का सिलसिला कल ही रुक चुका है, लेकिन राजनीतिक दलों की कोशिश नहीं रुकी। सपोर्टर्स तक बात पहुंचाने के लिए नेता सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। राज्य में कांग्रेस और बीजेपी के सारे बड़े नेता लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं और पार्टियों की
आईडी से ये वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं। प्रचार के मामले में कोई पार्टी किसी से पीछे नहीं रहना चाहती, इसलिए हर मिनट का इस्तेमाल कर रही है और हर तरीका आजमा रही है। ये कोशिशें भी वोटिंग परसेंटेज को बढ़ा सकती हैं, ऐसा माना जा रहा है। बड़े वोट परसेंटेज का फायदा इस बार बीजेपी को होता है या कांग्रेस को? इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा 3 दिसंबर को, जब हम एबीपी न्यूज पर सबसे तेज रफ्तार और सटीक विश्लेषण के साथ चुनावों के नतीजे आपको दिखाएंगे। और कल सुबह 7 बजे से एबीपी न्यूज पर आप मतदान से जुड़ी हर तस्वीर, हर खबर सबसे पहले जरूर देखिएगा। फिलहाल रुक करते हैं अगली खबर का और अब बात करते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव की, क्योंकि 23 का चुनाव तो अब लगभग थमने को जा रहा है, क्योंकि अब कल वोटिंग है राजस्थान के और उसके बाद नतीजे ही आने हैं। राजस्थान में राज बदलेगा या रिवाज बरकरार रहेगा? किसे सत्ता मिलेगी, कौन बाजी मारेगा, यह तो हफ्ते भर बाद ही पता चल पड़ेगा। लेकिन राजस्थान देश के उन 11 राज्यों में से एक है जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी सीटें जीती थी, वो भी तब जब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राजस्थान में बीजेपी को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी थी। इसलिए राजस्थान जब एक बार फिर वोटिंग के लिए तैयार है, तब 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयार देश की राजनीति का विश्लेषण करना बेहद जरूरी है, और वो भी चंद सवालों के साथ। ये सवाल देखिए, सवाल नंबर 1, 5 राज्यों के चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल कहना ठीक होगा क्या? विधानसभा चुनाव के नतीजों का लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, यह भी मौजूद सवाल है। देश के चुनावी मिजाज को समझने वाले 5 राज्यों के चुनावों को 2024 का सेमीफाइनल बता रहे हैं कुछ लोग, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? इसे 5 साल पहले के चुनाव नतीजों से समझते हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 2018 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, लेकिन राजस्थान में बीजेपी को सत्ता गंवानी पड़ी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी 25 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। मध्य प्रदेश में भी ऐसा हुआ था, लेकिन चंद महीने बाद ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां पर भी वापसी की। एमपी की 29 में से 28 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सत्ता मिली, लेकिन लोकसभा की 11 में से 9 सीटें बीजेपी के खाते में गई। इसी तरह 2018 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 1 सीट हासिल हुई थी, जबकि लोकसभा में 4 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था। ये तो बात 18 की हुई। 24 को देखते हुए इससे एक बात तो साफ है कि विधानसभा चुनाव के नतीजों का लोकसभा चुनावों पर असर नहीं पड़ता। ऐसा 18 को देख के लगा, लेकिन हर बार ऐसा ही हो यह भी नहीं कहा जा सकता। देश की चुनावी राजनीति कब किस करवट लेगी, ये सियासत की नब्ज समझने वाले भी शायद ही बता पाए। वैसे बीजेपी को लगता है कि 2024 में वो फिर से सत्ता में वापसी कर लेगी, जिसकी बड़ी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3R फॉर्मूला है। ये 3R क्या है, अब जरा इसको समझिए। पहला R यानी रिलीजन, दूसरा R यानी रक्षा और तीसरा R यानी राष्ट्रवाद। अब इन जो 3 R हमने आपको बताए, अब सिलसिलेवार इनके बारे में विस्तार से बताते हैं। बीजेपी के चुनावी मुद्दों की फहरिस्त में हिंदुत्व एक अहम रोल निभाता रहा है। मध्य प्रदेश में राम मंदिर और राजस्थान में कन्हैयालाल हत्याकांड और जोधपुर दंगों जैसे मुद्दों पर जोर शोर से उठाकर बीजेपी पहले ही से क्लियर भी कर चुकी है इस बार के चुनाव प्रचार से। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।